लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप नारा भगवान श्री राम का लगाते हैं तो क्या किसी को चिढ़ाते हैं? आपको समझना होगा कि सिर्फ भगवान श्री राम के नारे लगाने से नहीं होता। राम को जानना पड़ेगा, राम को आत्मसात करना पड़ेगा। जब भगवान श्री राम का नारा किसी को चिढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, किसी को परेशान करने के लिए लगाया जाएगा, और भगवान श्री राम का नारा जब अन्याय के लिए लगाया जाने लगेगा, तब राम की महत्वता कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मेरा जो धन है ये हमारा नौजवान है, ये हमारी बहनें हैं, हमारी जनता है, और इसी धन के साथ हम चुनाव में जाएंगे। किरान जी बचा लेंगे। आप रोजगार पूछेंगे, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। आप इनसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बने, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। आप इनसे पूछेंगे भाई किसानों के केंद्र कहाँ में, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। भगवान श्री राम को कितना धोखा देंगे आप? हम यही तो पूछना चाहते हैं। क्या इन अस्पतालों की बात नहीं हो? एक ट्रामा सेंटर बना खड़ा है सीतापुर में, क्यों नहीं चलाया जा रहा आदरणीय अखिलेश यादव जी का? इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि उस पर अखिलेश यादव जी की बोर्ड लगा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला, आप देख रहे हैं आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के महमूदाबाद में। आज हम बात करेंगे छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव से, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, मजबूत स्तंभ भी माने जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सारी बातें रखेंगे सीधे आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी श्री राम का नाम आता है, अयोध्या धाम का नाम आता है, तो समाजवादी पार्टियों के लोगों को क्या ऐसी दिक्कत हो जाती है? वो जय श्री राम भी नहीं बोलना पसंद करते। ये किसने कहा आपसे? हम तो उनके कुल के हैं, उनके वंश के हैं, और लोग नारे बहुत लगाते हैं और भगवान श्री राम को जानते बहुत कम है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भगवान श्री राम के पिता का नाम? दशरथ। उनके पिता का नाम? नहीं पता। अज के पिता का नाम? नहीं पता। उनके पिता का नाम? नहीं पता। अमरीश, उनके पिता का नाम? नहीं पता। प्रसिद्ध। तो आप कहाँ हैं? आपको समझना होगा कि सिर्फ भगवान श्री राम के नारे लगाने से नहीं होता। राम को जानना पड़ेगा, राम को आत्मसात करना पड़ेगा। सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य। ध्यान से सुनिएगा, हमारे डॉक्टर उदय प्रताप जी ये लाइनें कहते हैं, सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम के महत्व को एक व्रत में न टालिए, एक व्रत में मत डालिए उनके महत्वता को। आप बात को समझिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम के महत्व को एक व्रत में न डालिए, और रामद्रोहियों को प्रभु राम ही संभाल लेंगे। रामद्रोहियों की बात करें ना, तो रामद्रोहियों को प्रभु राम ही संभाल लेंगे। हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। देखिए, नारे मत लगाइए। और भगवान श्री राम सबके हैं, ये कितनी बार कहा जाएगा? लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप नारा भगवान श्री राम का लगाते हैं तो क्या किसी को चिढ़ाते हैं? जब भगवान श्री राम का नारा किसी को चिढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, किसी को परेशान करने के लिए लगाया जाएगा, और भगवान श्री राम का नारा जब अन्याय के लिए लगाया जाने लगेगा, तब राम की महत्वता कम हो जाएगी। आप इस बात को समझना होगा। अगर राम को आपको समझना है तो समझना होगा कि उनका उदार मन क्यों है, क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, क्या उनके आचरण थे जो रावण के वध के बाद भी जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाइए, प्रखंड विद्वान है, जानकार है, उनसे सीख कर आइए। क्या ये राम का चरित्र लोगों ने अपने में आत्मसात किया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर के लिए भाजपा ही आगे क्यों आई? ये कहने की बातें हैं। ये राम मंदिर के लिए भाजपा ही आगे आई तो कांग्रेस तो कहते हैं दरवाजा तो हमने खोला। लोहिया जी तो रामायण मेला बहुत पहले से लगाते थे, जानकारी है ना, लोहिया जी रामायण मेला लगाते थे। तो राम के महत्व को क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों संकीर्ण किया जा रहा है, क्यों किसी एक ही राजनीतिक दल का रखा जा रहा है? क्या कि एक ही विचारधारा वालों को ही क्यों राम के अंदर समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है? भगवान श्री राम के हैं, और राम का चरित्र ऐसा है जिसको जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी सुना जाए, और जितना भी आत्मसात करने का प्रयास किया जाए उतना कम है। ये दुर्भाग्य है कि देश में भगवान श्री राम के जो नारे हैं आज किसी और कारणों से लगाए जा रहे हैं कि और उनसे कोई और उद्देश्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के, सीतापुर के लोकसभा चुनाव को लेकर के आपका भी नाम सामने आता है। क्या है आपके मन में विचार,
और यदि पार्टी आप पर विश्वास करती है तो कौन से नए ऐसे आयाम हैं जिनको आप सीतापुर ज़िले में स्थापित करने का काम करेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी में पिछले 22 साल से जुड़े हुए हैं और तमाम हर छोटे बड़े पदों पर रहते हुए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लगातार 2-3 बार रहे। हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम किया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में रह के काम करने का हमें जो है अवसर मिला हुआ है। माननीय नेताजी खुद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी थे और नेताजी ने सदैव गरीब मजदूर किसान के परिवार से आने वाले नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और वही इकलौते ऐसे नेता थे, जब उनकी सरकार आई उन्होंने छात्र संघों के ताले खोले। छात्र संघ के चुनाव, वो कहते थे कि छात्र संघ चुनाव से या छात्र राजनीति से गरीब मजदूर किसान के बेटे, समान परिवार के बेटे निकल कर आते हैं राजनीति में, और जब समान परिवार का जो है बेटा राजनीति करेगा, मजदूर का बेटा राजनीति में आएगा, किसान का बेटा राजनीति में आएगा, तो राजनीति में सुस्ता बढ़ेगी, राजनीति अच्छी होगी और बेहतर होगी। उसी परंपरा को कायम करने के लिए हम लोग लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी में संगठनों में काम किया है, समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात काम करने का अवसर मिला है और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अब समाजवादी पार्टी के से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी हम समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, करते रहेंगे। क्या डिसीजन आएगा, क्या निर्णय आएगा, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है। मास्टर प्रमोद वर्मा जी, अन्य ऐसे कई नाम, कल भी हमने श्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भी कहा कि यदि पार्टी विश्वास करेगी, मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा और मैं दावेदारी से लड़ूंगा, मजबूती से कंपटीशन में भी आऊँगा। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने सालों के बड़े बड़े चेहरे वर्सेस आप, यानी कि आप एक नवयुवक हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी ऐसे चेहरों पे विचार करेगी, या यदि आपको नहीं मिलता है टिकट तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझे बड़ी एक अच्छी सी बात याद आ रही कि जब सचिन तेंदुलकर पहली बार खेलने गए थे तो उनके सामने वेस्ट इंडीज़ के बड़े खतरनाक कार्निवाल्स जैसे बॉलर थे और पहली बाल शायद उनके नाक पर लगी और नाक से खून आ गया था। उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने खेलना नहीं छोड़ा, लगातार खेलते रहे। उससे पहले, या यूं कहे कि उससे पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे, सुनील गावस्कर जैसे लोग। देखिए, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी सुने सचिन तेंदुलकर का ज़माना था, गांगुली का ज़माना था, उसके बाद माही का ज़माना आया, उस समय गौतम गंभीर का ज़माना था, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जी का ज़माना आया, फिर विराट कोहली जी का ज़माना आया। अब नए बहुत सारे प्लेयर निकल के आते हैं। समय के साथ हर जगह की ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति लगातार रहेगा उसके बाद कोई नहीं आएगा। देखिए, एक समय होता है हर किसी का। सब लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पीछे से लोग चलते आ रहे हैं उसी राजनीति की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी अपने में बेहतर है और हम भी अपने में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। मध्यम परिवार से है, ज़्यादा धन आपके पास है नहीं, कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे जीतेंगे चुनाव? देखिए, हमारे पास धन तो नौजवान है, वो नौजवान जो दिन रात हमारे साथ खड़ा रहता है, वो नौजवान जो हर समय हमें ताकत देने का काम करता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर का चुनाव जब दिग्विजय सिंह देव समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा तो आपको देखने में ये मिलेगा कि शायद ऐसा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और ना हो रहा हो, जहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा, जिसके पास हो सकता हो बहुत कम पैसे हो, कपड़े अच्छे ना हो, अच्छे संसाधन ना हो, अच्छी व्यवस्था ना हो, फिर भी इस सीतापुर का नौजवान आपको राजनीति में आगे आके काम करता दिखाई देगा। और सीतापुर का नौजवान पहली बार राजनीति में उस लड़ाई को लड़ता नजर आएगा जो उस लड़ाई कहीं शायद ना दिखाई दे, क्योंकि वो जानता है कि एक यही आवाज़ है जो बड़ी हवेलियों से निकलकर नहीं आई है, ये एक वही आवाज़ है कोई बड़े पैसे वालों के घर से नहीं आई है। ये जानता है कि टेम्पू का किराया कितना पड़ता है, ये जानता है कि बस का किराया कितना पड़ता है, ये जानता है कि अगर जेब में पैसे ना हो, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये जानता है कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई करना कितना कठिन है, वो जानता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आप अच्छा कोर्स नहीं कर पाते, महंगी शिक्षा नहीं कर पाते तो उसके मन पर क्या बीतती है। वो जानता है कि किस तरह से एक नौजवान के दिल पर क्या क्या परिस्थितियों पर गुजरती है। इसलिए नौजवान वो चाहता है कि एक ऐसा चेहरा निकल कर आए, वो बहनें चाहती है कि एक भाई ऐसा निकल कर आए जो कम से कम हमारी उन आवाज़ को लोगों के सामने रख सके, देश के सबसे बड़ी पंचायत में रख सके, संसद में रख सके कि गरीब मजदूर किसान के बेटे और बेटियां किस तरह से दिक्कतें झेलती, किस तरह से परेशानी झेलती हैं और बड़े घरों के से और
ऊंची हवेलियों से आने वाले लोग वो बात शायद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मेरा जो धन है ये हमारा नौजवान है, ये हमारी बहनें हैं, हमारी जनता है, और इसी धन के साथ हम चुनाव में जाएंगे। इसी धन के साथ आप चुनाव में जाएंगे। आपके जो लोग हैं वो आपका मूलधन है, आपने कहा। भाजपा ट्रेंडिंग है साहब, एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया में तमाम दल, भाजपा ट्रेंड कर रही है। ऐसे में क्या मतलब, सपा की कम सीटें होंगी, कहीं ना कहीं भाजपा का वर्चस्व है, कहीं ना कहीं उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो इन विपरीत स्थितियों में यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आइडियोलॉजी है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, पूरी तरह से विफल है पार्टी, पूरी तरह से सरकार विफल है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा कल विधानसभा में कि आप 1 मिलियन झूठ बोलते हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ मुद्दे छुपाए जा रहे हैं। जो काम, बड़े सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे, एक भी कदम उसकी ओर नहीं बढ़े। वो तो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं, वो तो कहते हैं हम आवास दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम 2 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाएंगे। वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो तो अपना बजट पेश कर रहे हैं, वो तो आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे? देखिए, आप हमारी बात समझिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इससे पहले वाले कार्यकाल में कहा था कि हर सांसद 2 गांव गोद में लेंगे। कहा था, गांव गोद लिए जा रहे थे, वो गांव कहाँ गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक गांव, एक सांसद को लेना था गोद में और उसका विकास करना था। उनसे एक गांव का विकास नहीं हुआ, एक गांव का। आप पता कर लो, मीरानगर लिया गया था, खानपुर महुइया लिया गया था, रिश्ते में यहाँ के सांसद माननीय राजेश वर्मा जी ने गोद में लिया था। क्या हाल लिया गोद लिए बच्चे का, क्या हुआ उसमें? आप मीरानगर चले जाओ, जो योजनाएं थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार की आय स्पर्श योजना से बनी हुई थी। जो गोद लिया गांव, उन्होंने क्या काम किया ये हमें आप बता दो। या खानपुर महुइया चले जाओ, या और पता नहीं उसके बाद कौन से गांव गोद लेने लिए इन्होंने योजना लाई थी, योजना गायब हो गई। स्मार्ट सिटी बात गायब हो गई। जो बांट रहे थे लैपटॉप और टैबलेट गायब हो गए। ये एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, तीसरा झूठ छुपाने के लिए चौथा झूठ बोलते हैं, चौथा झूठ छुपाने के लिए 5वां झूठ बोलते हैं। राशन तो मिल रहा है ना, आवाज भी दिख रहे हैं। और राशन इनके एजेंडे में तो नहीं था, इनके मैनिफेस्टो में तो। अच्छा, ये काम अच्छा है खराब है? नहीं, इनके मैनिफेस्टो। मैं कहता हूं कि राशन क्यों 5 किलो की राशन बात कर रहे हैं आप? कुछ तो मदद मिल रही, समथिंग इज बेटर देन। क्यों रोजगार देकर मदद करिए किसान को, उसका जो फसल का उचित मूल्य देकर उसकी मदद करिए। बेरोजगार नौजवान घूमेगा, गेहूं खा के रहेंगे क्या आप? हम कहते हैं आप कल से कोई काम बंद कर दीजिए, 5 किलो राशन आपको हम गेहूं देंगे, गेहूं खाएंगे क्या आप? क्या चावल खा के रहेंगे? गेहूं चावल खा के गुजारा हो जाएगा गरीब का? खाली गेहूं चावल खा के गुजारा होगा? कितना झूठ बोलते हैं लोग। आप, मैं कहना चाहता हूं, क्या गेहूं चावल खाने से होने जा रहा? 5 किलो राशन के हल्ला उड़ रहा है, लेकिन आप ले क्या रहे हो जनता से? क्या हाल है जनता का? कहाँ गए किसान की दुनिया? ये तो हम पूछना चाहते हैं। छत मिली है, आवास मिला है, कहाँ गया किसानों के उनका मूल्य था? गेहूं का दाम, गन्ने का दाम, धान का दाम कहाँ चला गया? आप बताओ, क्या हाल रहा आलू का? आप पूछो तो क्या खरीद रहे हैं, बताएं किस सेंटर से धान उनका तौला जा रहा है। देखिए, जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास की बात, प्रधानमंत्री आवास बहुत पहले से आ रहे हैं, नाम बदलते हैं। इंदिरा आवास पहले हुआ करता था, फिर नाम बदला गया। आवास आप दे रहे हैं, लेकिन आप जनता से ले क्या रहे हैं? कितना टैक्स है, कितना टैक्स है? आप हिंदूवादी सरकार की बात करते हैं, पूजा की सामग्री पर टैक्स आ गया, मरने के बाद कफन पर टैक्स है। टैक्स से कुछ बचा है क्या? पेट्रोल पे कितना टैक्स, डीजल पे कितना टैक्स, सामान्य पर कितना टैक्स, इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं आप, और जनता को क्या छलावा दे रहे हैं? 5 किलो राशन का। भाई, उस शिक्षा कब देंगे आप? आप चले जाओ, बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। आप चले जाओ, कितनी दूर यहाँ से, कितनी दूर CSC? आप यहाँ से जाइएगा, मेरी बात माने, यहाँ से जाइए, यहीं पर यहाँ PSC बनी हुई है, अस्पताल में जाइए, सामुदायिक केंद्र में, कहिए हमें एक्सरे कराना है। अगर आप एक्सरे करा लीजिएगा तो हमें बता दीजिएगा। कहिए अल्ट्रासाउंड कराना है, अगर करा लीजिएगा तो हमें बता दीजिएगा। चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको। आप सोचिए, महमूदाबाद तहसील में उसका ये हाल है, उसका ये हाल है। आप सोचिए आके अस्पतालों का क्या हाल होगा जब तहसील के अंदर बना हुआ अस्पताल है। और जो छोटी छोटी जगहों पर होगा, आप चले जाएंगे रामपुर मथुरा तो क्या होगा, बहादुरगंज में तो हमने सामुदायिक केंद्र में वो कंडे रखे देखे थे। आप चले जाओ रेउसा क्या हाल होगा, तंबौर क्या हाल होगा, और अंदर के बने हुए हॉस्पिटल PSC बनी हुई हैं, उनका क्या हाल होगा। आप समझिए, स्वास्थ्य का हाल ये है, शिक्षा का हाल क्या है। एक बताइए, डिग्री कॉलेज महमूदाबाद में है, वो आज का नहीं है, तो कांग्रेस के ज़माने का है।
1 डिग्री कॉलेज सबका बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से चलिए 80 किलोमीटर तक जाइएगा तंबौर तक, और तंबौर से फिर 80 किलोमीटर जाइए सीतापुर, कोई आपको सरकारी ये जो कॉलेज नहीं मिलेगा BSc का, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी फीस पे नहीं पड़ता। आप समझिए ये शिक्षा का स्तर है, जबकि सब जानते हैं कि सीतापुर एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गांजरी क्षेत्र, जहाँ पर कमजोर तबके के तमाम लोग, ऐसे लोग जहाँ तमाम तरह की विपत्तियाँ आती हैं। एक तरफ बाढ़ आती है, गर्मी में तमाम गांव के गांव जल जाते हैं, इस तरह की विवशता झेलने वाला सीतापुर। आप बताओ उसके पास अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहे तो कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इंजीनियरिंग डॉक्टर तो छोड़ दो, BSc नहीं कर सकते, बड़ी बातों को छोड़ दीजिए। हम नहीं कह रहे इंजीनियर डॉक्टर पैरामेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट के स्कूल, BSc के कॉलेज नहीं है। बताइए सरकारी फीस पे पढ़ा पा रहे हैं क्या? ये हाल शिक्षा का है। बताइए महिला डिग्री कॉलेज बना खड़ा है सीतापुर के पास, क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्या सरकारी महिला डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? आप सब चीज़ों के बावजूद भी भाजपा को अच्छा जन समर्थन क्यों मिल पा रहा है? क्या कारण है इसका? देखिए आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब आप इनसे कुछ पूछेंगे तो भगवान श्री राम के पीछे जाके चुप जाते हैं, सीधे भगवान श्री राम के पीछे चुपते हैं जाके कि राम जी बचा लेंगे। आप रोजगार पूछेंगे, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। आप इनसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बने, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। आप इनसे पूछेंगे भाई किसानों के केंद्र कहाँ है, जय श्री राम, बात खत्म हो गई। भगवान श्री राम को कितना धोखा देंगे आप? हम यही तो पूछना चाहते हैं, हम यही पूछना चाहते हैं कि अस्पतालों के हाल क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं बता रहे? हम कह रहे हैं कि कितनी बड़ी आबादी, 7 लाख की आबादी पर एक बना हुआ सेंटर में अस्पताल, एक अगर एक्सरे हो जाएगा तो बताइएगा 150 रुपये का एक्सरे नहीं हो सकता। भाई साहब दवाई नहीं, पट्टी नहीं, कोई अगर कोई इलाज मिल जाए तो हमें बता दीजिए। एक्सीडेंट गलती से भगवान न करे किसी का हो और एक्सीडेंट हो जाता तो उसको सीधे लखनऊ भेजा जाता है, सीधे लखनऊ, यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता। कितने लोग तो रास्ते में तड़प के मर गए। ये हाल है अस्पतालों के। तो क्या इन अस्पतालों की बात नहीं हो? एक ट्रामा सेंटर बना खड़ा है सीतापुर में, क्यों नहीं चलाया जा रहा आदरणीय अखिलेश यादव जी का? इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि उस पर अखिलेश यादव जी की बोर्ड लगा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। देखिए ये सब बड़ी वैसी बुनियादी विषय हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, और इन बुनियादी विषयों पर ही हम लोग लड़ाई लड़के आए। हम लोग कन्हई घाट का पुल के लिए आंदोलन करके आए। 18,000 की आबादी के लिए पुल नहीं है। रात में अगर बरसात के समय में कोई महिला अगर गर्भवती हो और उसको रात में दिक्कत हो जाए तो भाई साहब मतलब आप गांव से बाहर नहीं ला सकते अस्पताल तक। ये हालात हैं गांजर में। आप सोचिए कन्हई घाट का पुल कितने सालों से पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता जाते हैं वहाँ कसम खा के चले आते हैं कि आपकी कसम खा रहे हैं। भाजपा ने ओवरब्रिज दिया, भाजपा ने नूरपुर पुल के चौड़ीकरण के लिए जो है बजट पास किया, कार्य शुरू होने वाला है। भाजपा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माँ संकटा देवी मंदिर का विकास किया। क्या ये विकास नहीं? माँ संकटा देवी मंदिर में हमारी सरकार ने वो नहीं दिया था पैसा? किया, फिर किया, लेकिन भाजपा ने भी किया। फिर अरे हमने किया कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कह रही थी, बात हमने किया कि नहीं किया? ये जो सिदौली से रोड गई है तंबौर तक किसने बनाई है? चलहरी घाट का इतना बड़ा पुल, लोग शादी नहीं करते थे इस पार, लोग अपने रिश्ते नहीं करते थे। बताइए चलहरी घाट का इतना बड़ा पुल हम लोगों ने बनवाया नहीं बनाया? वो रोड जो बनी किसने बनवाई? समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं बनी। यहाँ महिला अस्पताल का विस्तार किसने कराया? यहाँ के मंत्री रहे नंदन सिंह वर्मा जी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका वो हुआ नहीं है। यहाँ पर आश्रम पद्धति स्कूल किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, मंत्री नंदन सिंह वर्मा जी ने बनवाया। कितने सारे स्कूल बने, कितने पावर हाउस बने, ये बताएं कि ये कितने बना रहे हैं। ओवरब्रिज वो बनना है, आप पिछले 7 साल में, तब 7 साल गुजर गए तब ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ है। 7 साल, हमने 5 साल में इतने काम किए थे। 7 साल बाद जब खूब हो हल्ला मचने लगा, बवाल होने लगा, बस 7 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी? 7 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे, 7 साल में कितने वाहन बढ़ गए होंगे? तो समस्या तो बढ़ ही जाएगी। तो उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? अभी भी कहा है, दिखा तो कुछ नहीं है। जब दिखेगा तो देखा जाएगा। ओवरब्रिज बनना है तो देखा जाएगा। 7 साल बाद आप बनाना शुरू किए, 10 साल तो केंद्र में भी हो गए आपके। आप समझिए कि सिर्फ वादे हैं, और जो काम हम पहले से अलाइनमेंट लेके आए थे, जो काम हम पहले से करना चाहते थे, लेकिन काम सुने सुने होता है ना, धीरे धीरे होता है। हमने सब जगह दिया, हमने सब कुछ किया। हमने संकटा देवी मंदिर जी में भी अपने, हमारे जो है टूरिज्म विभाग से ओम प्रकाश सिंह जी आए थे, उस समय मंत्री थे, उसमें उन्होंने ग्रांट दी थी। सब काम हम लोगों ने किया। हमने अंत्येष्टि स्थल बनाने का भी काम किया। हमने सारे काम किए हैं। समाजवादी पार्टी एक आंख से सबको देखती है, किसी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करती। यहाँ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होती समाजवादियों के नज़रों में, और एक नज़र से देखने का काम करती है और सबका विकास करने का काम करती है। ये थे दिग्विजय सिंह देव, जिनसे हमने चर्चा पर चर्चा की। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर, क्योंकि हम भी लोकसभा से
जुड़ी एक एक बात आपके सामने लाएंगे, पहली नज़र रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बने रहो इंडिया पे। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।